हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 8 की मंजरी पाठ 22 खान पान की बदलती तस्वीर का एक्सरसाइज करने। हमने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में 21 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। यह इसका लास्ट चैप्टर है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज मिल जाएगी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में प्रश्न अभ्यास, जिसमें है पहला प्रश्न कुछ करने को। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, आपको जो व्यंजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगता हो उसकी निर्माण विधि लिखिए तथा चित्र बनाइए। ठीक है, जो भी व्यंजन आपको सबसे अच्छा लगता है उसकी आपको निर्माण विधि लिखनी है और उसका एक चित्र भी बनाना है। तो इसके उत्तर में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विद्यार्थी स्वयं करें। उदाहरण के लिए नीचे एक व्यंजन यानी खीर की निर्माण विधि दी जा रही है, क्योंकि ये लगभग सभी बच्चों का पसंदीदा व्यंजन होता है। तो यहाँ पर खीर की जो है एक निर्माण विधि और उसकी सामग्री दी गई है। इसी तरह से आपको जो भी व्यंजन पसंद है, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, उसकी जो सामग्री लगती है उस सामग्री को आप लिखिए और उसे बनाने की उसकी विधि भी लिखिए। ठीक है, तो खास और प्रसिद्ध है। आवश्यक सामग्री देखिए, खीर बनाने में क्या क्या सामग्री का यूज होता है। चावल 100 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम, फुल क्रीम दूध 1 लीटर, काजू 1 बड़ा चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, मखाने आधा कप, इलायची पिसी हुई 5। ठीक है, इस तरह से आपको जो पसंद है उसकी पहले सामग्री लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें खीर बनाने की विधि। सबसे पहले चावल को पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें। भिगाने के बाद चावल को एक बार धो लें, फिर उसे मिक्सर में दरदरा पीस लें। अब एक बड़े भगोने में दूध लेकर मीडियम आंच पर चढ़ाएं। जब दूध उबलने लगे तब उसकी आंच कम कर दें और उसमें पिसे हुए चावल डाल दें। दूध को थोड़ी देर पर चलाते रहें। 10 मिनट तक पकने के बाद दूध में चीनी, मेवा और इलायची डाल दें और धीमी आंच पर पकाएं। जब चावल अच्छी तरह से पक जाए और मेवे मुलायम हो जाएं, तब गैस बंद कर दें। अब आपकी खीर बनकर तैयार है। बस इसे इलायची पाउडर मिलाएं और थोड़ी ठंडी होने पर परोसें। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी व्यंजन पसंद है उसकी पहले सामग्री लिखेंगे, फिर बनाने की विधि लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको खा लेंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको स्वयं करना है। हम देखते हैं चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फास्ट फूड अब शहरों के अलावा गाँव के गली मोहल्लों में भी मिलने लगा है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा लाभदायक? इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। ठीक है, फास्ट फूड क्या होते हैं? जो भोजन जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा और तले भुने जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब फास्ट फूड में आते हैं और ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसके विषय में आपको चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर है, विद्यार्थी निम्न बिंदुओं पर फास्ट फूड पर कक्षा में विचार विमर्श कर सकते हैं। फास्ट फूड के फ़ायदे, मिलने में सुविधाजनक और समय की बचत। फास्ट फूड के फ़ायदे क्या होते हैं कि कहीं भी हमें मिल जाते हैं आसानी से और हमारे समय की बचत हो जाती है। जब भी हमें भूख लगती है तो हम कहीं भी खरीद के इसे खा लेते हैं। लेकिन फ़ास्ट फूड के नुकसान क्या क्या हैं? मोटापे की समस्या, जैसे हम ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करने लगते हैं तो हमें मोटापे की समस्या हो जाती है। हृदय की बीमारी बढ़ने का खतरा, हृदय की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर का खतरा, डायबिटीज़, तनाव, थकान आदि बीमारियों का खतरा। यानी कि अगर हम फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमें मोटापे की समस्या हो जाएगी, हृदय की बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, तनाव हो जाता है, थकान आती है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए फ़ास्ट फूड के तो फ़ायदे तो बहुत कम हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें फ़ास्ट फूड कम से कम ही खाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार और कल्पना, जिसमें प्रश्न नंबर 1 आपको स्वयं करना है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, खान पान के निर्माण से लेकर भोजन ग्रहण करने तक की प्रक्रिया में स्वच्छता तथा सफाई की जो जो बातें ध्यान देने योग्य हैं उन्हें लिखिए। क्योंकि हमें अगर खाना बनाना है तो उस खाना बनाने और खाना खाने के बीच जितनी भी प्रक्रिया होती है स्वच्छता से और साफ़ सफाई से, उन बातों को क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है उन्हें आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है, खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। रसोई की साफ़ सफाई विशेष तौर पर करनी चाहिए। सिंक, वॉश बेसिन आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। खाने की किसी भी वस्तु को खुला नहीं छोड़ना चाहिए।
कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखना चाहिए। खाना पकाने तथा खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों, फ्रिज, ओवन आदि को भी साफ रखना चाहिए। कभी भी गीले बर्तनों को रैक में नहीं रखना चाहिए, ना ही बिना सुखाए डिब्बे आदि के ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। ताज़ी सब्जियों, फलों का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग में आने वाले मसाले, अनाजों तथा अन्य सामग्री का भंडारण भी सही तरीके से करना चाहिए तथा एक्सपायरी डेट वाली वस्तुओं पर तारीख अवश्य देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसालों से बने भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाने को सही तापमान पर पकाना चाहिए और ज़्यादा पकाकर सब्जियों आदि के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं करने चाहिए। साथ ही ओवन का प्रयोग करते समय तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। खाना पकाने तथा पीने के लिए साफ़ पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों तथा फलों को अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। खाना पकाने के लिए सोयाबीन, सनफ्लावर, मक्का, ऑलिव ऑयल के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। खाने में शक्कर तथा नमक दोनों की मात्रा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक तथा आर्टिफिशियल शक्कर से बने जूस आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। रात का खाना जितनी जल्दी हो खा लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर हम खान पान की यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निबंध से, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी क्यों आई है। प्रश्न नंबर 1 है, स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी क्यों आई है। इसका उत्तर है, एक प्रांत का व्यंजन दूसरे प्रांत में आसानी से मिल जाता है। ये विविध व्यंजन लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए स्थानीय व्यंजनों की मांग कम होने लगी है। फलस्वरूप इन्हें बनाने में कमी आई है। ठीक है, क्योंकि अब हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यंजन मिल जाता है, इसलिए स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आने लगी है। प्रश्न नंबर 2 है, आज़ादी के बाद से नौकरियों, तबादलों का नया विस्तार हम किस रूप में देखते हैं। इसका उत्तर है, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसे हम इस रूप में देखते हैं कि उसके कारण खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनके विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। स्कूलों में जब बच्चों के टिफ़िन खुलते हैं, यानी कि जब स्कूलों में लंच होता है ना, तो सब बच्चे अलग अलग तरह का भोजन लेकर आते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खान पान के द्वारा राष्ट्रीय एकता का बीज किस प्रकार अंकुरित होगा। इसका उत्तर है, हम विभिन्न प्रांतों के निवासी खान पान के माध्यम से भी एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। ठीक है, खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों है। स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर है, विभिन्न प्रांतों के विविध व्यंजन आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आती जा रही है। स्थानीय व्यंजन प्रांत विशेष की पहचान होते हैं, वहाँ की संस्कृति के परिचायक होते हैं। उनका लुप्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है, अतः प्रांतीय व्यंजन का पुनरुद्धार जरूरी है। क्योंकि कोई भी स्थानीय व्यंजन जो होता है किसी भी स्थान की पहचान होती है, लेकिन हमें कहीं भी किसी भी प्रांत का व्यंजन आसानी से अब मिल जाता है, इसलिए हम स्थानीय व्यंजनों से दूर होते जा रहे हैं। तो लेखक चाहते हैं कि स्थानीय व्यंजनों की तरफ बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय व्यंजनों को सेवन किया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। इसका उत्तर है, खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति यूँ तो हमें कुछ चुनने का अवसर देती है, परंतु हम उसको लाभप्राय नहीं उठा पा रहे हैं। अक्सर
प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और हमें एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं, जिसके कारण उसका स्वाद गड़बड़ हो जाता है और हम कई बार असली चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। क्योंकि आजकल देखिए हम लोग जब शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर इतने प्रकार के भोजन रखे होते हैं कि हम एक ही प्लेट पर सबको ले लेते हैं, फिर वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ का स्वाद कैसा था। ठीक है, तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि इस मिश्रित संस्कृति के कारण हम जो है किसी एक व्यंजन का भरपूर आनंद नहीं ले पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ या हानि लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ तथा हानि लिखिए। तो इसका उत्तर है खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ। पहले हम लाभ देख लेंगे, उसके बाद हानि देखेंगे। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण हम विविध प्रांतों के विविध व्यंजनों को खाने का आनंद ले पाते हैं। हमारे पास अब खाने की अनेक वैरायटी हैं और हम अपनी पसंदीदा वस्तुएं आसानी से बाज़ार से प्राप्त कर सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। इससे हम एक ही खाद्य पदार्थ को बार बार खाने की बोरियत से बचे रहते हैं और भोजन के प्रति हमारी रुचि बनी रहती है। खान पान की मिश्रित संस्कृति राष्ट्रीय एकता में भी सहायक है। जब विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति एक दूसरे के प्रांत का भोजन पसंद करने लगते हैं तो उनके बीच आत्मीयता उत्पन्न होती है और वे एक दूसरे की संस्कृति, रहन सहन, भाषा, बोली आदि के तौर तरीके के प्रति भी आकर्षित होते हैं। इतने तो हो गए खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ। अब हम देखेंगे खान पान की मिश्रित संस्कृति की हानियाँ क्या हैं। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से हानियाँ। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आई है। स्थानीय व्यंजन जो प्रांत विशेष की संस्कृति के परिचायक होते हैं वे कहीं लुप्त हो रहे हैं, साथ ही उनकी गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण कई बार हम व्यंजनों का सही स्वाद नहीं ले पाते, क्योंकि खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण अक्सर पार्टियों में एक साथ ढेरों व्यंजन रख दिए जाते हैं और लोग एक ही प्लेट में सारे व्यंजन परोस लेते हैं, जिससे उसका स्वाद गड़बड़ हो जाता है और हम किसी भी व्यंजन का स्वाद ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है खान पान की मिश्रित संस्कृति से थोड़ी हानियाँ भी हो रही हैं, लेकिन लाभ ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, शु, वी तथा प्र उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो वर्ड होते हैं, वह अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय वे अक्षर होते हैं जिन्हें हम पीछे लगाकर, किसी भी शब्द के पीछे लगाकर उसके अर्थ में को परिवर्तित कर देते हैं। तब यहाँ पर आपको दो दो शब्द बनाने हैं। तो सु को मिला के बनेगा सुविचार, सुव्यवस्थित। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विचार, विशेष। प्र को मिलाएंगे प्रकृति, प्रसार। ठीक है, इस तरह से दो दो शब्द आप बना के अपनी कॉपी पे लिख दीजिए। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जब किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए उसी समान दूसरा शब्द लगाया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द युग्म कई प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करके, विलोम शब्दों, समानार्थी शब्दों से, सार्थक के निरर्थक शब्दों से। शब्द युग्म बनाते समय 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बार बार, देशी विदेशी। दिए गए शब्दों में उचित शब्द युग्म बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें शब्द युग्म बनाना है, यानी योजक चिन्ह लगाकर फिर दूसरा शब्द लिखना है। तो उत्तर है भेष। अब भेष के साथ क्या बनेगा? उसका शब्द युग्म भेष भूषा, हंसते हंसते, स्वाद स्वाद, शहरी गंवई, अपना पराया, नई नई, खान पान। इस तरह से जो शब्द युग्म हैं हमें हर जगह यूज करते हैं, अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं। तो ये जो बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, इससे ही पता चलता है कि यह शब्द युग्म है। और नेक्स्ट है
लाल का लाल पीला और घर का घर घर। ठीक है, इस तरह से आपकी यह पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं लेसन्स की, तो उसे आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें, आपको सारे के सारे चैप्टर्स का एक्सरसाइज मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।